बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अभी के लिए हम बात करेंगे स्पेशल डिमांड्स ऑन प्रोजेक्ट मैनेजर। जब कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट के हवाले से तो ही हैज़ टू फुलफिल सर्टेन डिमांड्स कि उस प्रोजेक्ट की इंटेग्रिटी को वो कायम रख सके। वो डिमांड्स क्या हैं जी? दीज आर फ्यू डिमांड्स जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्वायरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज, सेकंड वन इज़ एक्वायरिंग एंड मोटिवेटिंग पर्सनल्स, थर्ड वन इज़ डीलिंग विद ऑब्स्टिकल्स, फोर्थ वन इज़ मेकिंग प्रोजेक्ट गोल ट्रेड ऑफ, fifth one is maintaining a balanced outlook, sixth one is breadth of communication, and seventh one is negotiation. So ये इसको हम कह सकते हैं these are the prime responsibilities of a project manager or special demands on project manager. So पहली चीज़ क्या आगे जी? acquiring adequate resources। साथ साथ इसको हम नंबर करते जाते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है जी, एक्वायरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज। व्हाट डज दिस मीन? एडिक्वेट हम किसको कहते हैं जी? वो जो कि हमारे लिए काफ़ी हों। सो उस प्रोजेक्ट की ज़रूरियात जो बनती हैं रिगार्डिंग रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑल दीज थिंग्स, वो इतनी मकदार में उसको हासिल करना उस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ज़रूरी है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? यूजुअली प्रोजेक्ट बजट्स आर इनएडिक्वेट। सो अगर हमारे पास 10 रुपये चाहिए तो हमें 8 रुपये मिल रहे हैं, तो वी आर शॉर्ट ऑफ 20%। ठीक है। सो एट टाइम्स ये किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपने लिए जो राइट रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज कर सके। बट जो जो चीज़ चाहिए उस प्रोजेक्ट के हवाले से, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी प्रोजेक्ट टीम को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करे। देन हमारे पास दूसरा इसके पॉइंट आ जाता है, रिसोर्स ट्रेड ऑफ मस्ट बी कंसिडर्ड। व्हाट इज़ द रिसोर्स ट्रेड ऑफ? रिसोर्स ट्रेड ऑफ हम किसको कहते हैं? जब हमें किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए किसी दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है तो ये क्या है जी? दैट इज़ अ ट्रेड ऑफ। ठीक है। तो एट टाइम हमारे लिए रिसोर्स ट्रेड ऑफ जो है वो इनएविटेबल हो जाता है और हमें उसको कंसिडर करना पड़ता है। और इसको हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि किसी भी रिसोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी नीड कितनी है और अर्जेंसी कितनी है। तो क्या हम उसके बदले अगर किसी और रिसोर्स को जिसकी निस्बतन कम ज़रूरत है, जो निस्बतन कम इम्पॉर्टेंट है, उसको हम छोड़ के दूसरे रिसोर्स को हासिल करने की कोशिश कर सकें। तो ये ट्रेड ऑफ के जो डिसीजंस हैं ये भी किसकी जिम्मेदारी है? दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी of a project manager. Then crisis occurs that require special resources. So एक तो हमने कहा towards the road, हम पक्की सड़क के ऊपर जा रहे हैं और सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन क्या हमने सोचा कि पक्की सड़क के ऊपर कुछ पैच ऐसे भी आ सकते हैं जो कि टूटे होंगे, उससे टायर पंचर भी हो सकते हैं, और अगर टायर पंचर हो गया तो फिर क्या करेंगे? ठीक है। तो टायर अगर पंचर हो गया तो हमें क्या चाहिए? स्पेशल रिसोर्सेज चाहिए। वो एफर्ट भी हो सकती है, वो आपकी स्टेपनी भी हो सकती है। सिमिलरली जब हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो व्हेनेवर देयर आर टाइम्स ऑफ क्राइसिस, और उन क्राइसिस को मीटअप करने के लिए हमें स्पेशल रिसोर्सेज चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर सर्च कीजिएगा। एलन मस्क का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था, देयर वर वेरियस फेलियर्स और कई प्रोजेक्ट डिलेज जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। जब प्रोजेक्ट डिले हो गया तो उसके रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? वो इंक्रीज़ होगी। सो एट टाइम वो क्राइसिस जो हैं वो हमारे लिए स्पेशल डिमांड्स जो हैं वो रखते हैं, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्रोजेक्ट मैनेजर उन चीज़ों को एक्वायर करे। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज सीन एज अ विन लूज प्रोपोजिशन। विन लूज हमारे पास कई सिचुएशन आती हैं। एक को हम कहते हैं विन विन, हम कहते हैं विन लूज, लूज विन और लूज लूज। ठीक है। सो हम कोशिश करते हैं विन विन की। एट टाइम हमें क्या करना पड़ सकता है? विन और लूज। ठीक है। सो विन लूज प्रोपोजिशन जो है वो इसी तरह से है कि अगर हम एक रिसोर्स को ले रहे हैं तो किसी और पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जस्ट एक एग्जांपल, अगर हम 3 प्राइम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, टाइम, कॉस्ट और परफॉर्मेंस। इफ़ अ प्रोजेक्ट टाइम इज़ डिलेड तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी, परफॉर्मेंस सेम रहेगी। अब क्या करना चाहिए? क्या हमें कॉस्ट को ऊपर जाना बर्दाश्त करना है
ठीक है, तो या हम टाइम पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं, कॉस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, या हम टाइम और कॉस्ट पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं, परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं. सो दैट्स अ विन लूज प्रोपोजिशन जो बनती है किसी भी मैनेजर के लिए रिगार्डिंग एक्वायरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज. देन हम बात करते हैं जी सेकंड जो हमारा पॉइंट बनता है, दैट इज एक्वायरिंग एंड मोटिवेटिंग पर्सनल्स. जो ह्यूमन रिसोर्स उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसको एक्वायर करना, और दूसरी दूसरी चीज़ कि उस रिसोर्स को हमने मोटिवेट रखना कि वो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मेंटेन कर सके. ये किसकी जिम्मेदारी है? दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर. क्या करेगा जी? मोस्ट प्रोजेक्ट वर्कर्स आर बारोड फ्रॉम फंक्शनल मैनेजर्स. अब इसकी भी एक हिस्ट्री है. बेसिकली फ़र्ज़ करें जी, ये हम जो प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. फ़र्ज़ करें जी ये प्रोजेक्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें HR, मार्केटिंग, फाइनेंस और ये सारे काम चल रहे हैं, और यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट लगा दिया जी. ये देखिए जी, ये प्रोजेक्ट हमने टीम बनाई. तो ये एक बंदा HR वालों से लिया था हमने, 2 बंदे मार्केटिंग वालों से लिए थे, 2 बंदे प्रोडक्शन वालों से लिए थे. तो ये जो टीम बनी है ये कहाँ से आई है? दे आर बारोड फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज. तो उनको उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करवाना मुश्किल है, क्योंकि बार बार वो किधर देखेंगे? अपने फंक्शनल एरिया की तरफ. उनकी सैलरी वहाँ से आती है, उनकी परफॉर्मेंस जो बनती है वहाँ से बनती है, उनके अप्रेजल्स जो बनेंगे, परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स आएंगी वो वहाँ से आएंगी, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट्स उस परफॉर्मेंस पे बेस पे लगेंगी. तो उसमें उन लोगों को अपने साथ रखना और मोटिवेट करना ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क होता है. द प्रोजेक्ट मैनेजर निगोशिएट्स फॉर द डिज़ायर्ड वर्कर्स, बट द प्रोजेक्ट मैनेजर वांट्स द बेस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स. तो उसको क्वालिटी में भी बेस्ट लोग चाहिए, लेकिन फंक्शनल मैनेजर्स क्या चाहते हैं? डिसाइड्स हु टू असाइन. सो जब आपने बंदा मांगा HR में से एक, तो वो कहेगा मेरा फलाना बंदा घट काम करता, इनू दे दो, लेकिन यू वांट द बेस्ट. सो ये थोड़े से कन्फ्लिक्ट आपको नज़र आते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, जिनको डील करना पड़ता है और अपनी एक्वायरिंग एंड मोटिवेटिंग पर्सनल्स को मैनेज करना पड़ता है. इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं कि फंक्शनल मैनेजर्स और क्या डिसाइड कर रहे हैं जी. व्हाट डू दे डिसाइड? फंक्शनल मैनेजर्स आल्सो डिसाइड द स्किल्स लेवल टू असाइन. मैंने सबसे कम स्किल वाला बंदा असाइन कर दिया. द पे एंड प्रमोशन ऑफ द वर्कर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि पे और प्रमोशन ऑफ द वर्कर जो फंक्शनल मैनेजर वाले बंदे के पास है, तो वो बंदा इंटरेस्ट से काम प्रोजेक्ट में क्यों करेगा? और फिर उसके 2 बॉस हो गए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया और दूसरा उसका फंक्शनल मैनेजर हो गया. सो जिसको हम कहते हैं खींचातानी, वो लगी रहेगी कि उसने कितना टाइम फंक्शनल एरिया में देना है, कितना टाइम प्रोजेक्ट के लिए देना है. सो ये प्रायोरिटीज सेट करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती. देन worker will most likely return to the functional managers once the project is finished. भाई जाना कहाँ पे? जब प्रोजेक्ट 1 साल का था, साल ख़त्म हो गया, अब वो बंदा वापस किधर चला जाएगा? वो अपने फंक्शनल एरिया में काम करने लगेगा. तो उसका इंटरेस्ट किसके साथ होना चाहिए? प्रोजेक्ट तो टेम्पररी है, लेकिन उसका उस हिस्से में जो काम जिसमें वो कर रहा था उसमें उसका रहना और तरक्की करना उसकी लाइफ के साथ. सो ये एक क्वेश्चन मार्क रेज कर देता है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से इन द प्रोजेक्ट. और वंस वर्कर्स आर असाइंड टू अ प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट मोटिवेट देम. हमने उनको इंटेक्ट करना है, अपने साथ लगाना है कि उस प्रोजेक्ट के लिए वो मैक्सिमम लेवल ऑफ एफर्ट्स देख सकें. सो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैज़ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर पे एंड प्रमोशन. इसको भी हमने पहले बात किया कि जो सैलरी है वो उसकी फंक्शनल एरिया से है, या हो सकता है कुछ स्टाइपेंड उसका प्रोजेक्ट का ऐड हो. तो लिटिल कंट्रोल या नहीं होता उसकी पे के ऊपर या उसकी प्रमोशंस के ऊपर. सो ये वो हार्डशिप्स हैं जिसको फेस करते हुए उस प्रोजेक्ट मैनेजर को मैनेज करना पड़ता है कि वो कैसे लोगों को एक्वायर करे और मोटिवेट करता रहे. थर्ड पॉइंट हमारा जो बनता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर टीम मेंबर्स. ठीक है. सो जो हमारी टीम काम कर रही है उसके हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टराइज करते हैं वो क्या जी? हाई क्वालिटी टेक्निकल स्किल्स, जिस टीम को वो लेने की बात कर रहा है, जिसके हमने एक्वायरिंग एंड मोटिवेशनल पर्सनल जो टीम की बात की. फिर पॉलिटिकल एंड जनरल सेंसिटिविटी उसमें होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम ओरिएंटेशन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गोल ओरिएंटेशन होनी चाहिए, हाई सेल्फ एस्टीम उन बंदों में होनी चाहिए.
हाई क्वालिटी टेक्निकल स्किल्स, वो अपना काम अच्छे जानते हो। पॉलिटिकल एंड जनरल सेंसिटिविटी, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी क्या है कि जब प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज को एक्वायर करना है, मैनेज करना है, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को लेकर चलना। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। अगर लोग पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। देन जी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम्स को समझना और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करना शुड बी द पार्ट ऑफ अ टीम मेंबर। स्ट्रॉन्ग गोल ओरिएंटेशन, कि वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए डायरेक्शन टूवर्ड्स दैट गोल, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमिटमेंट शो करने को तैयार हों। और हाई सेल्फ एस्टीम मीन्स दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ अपॉन देमसेल्फ कि वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारे पास ये टीम के कुछ प्रोसेसेस आ जाते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर इसको अगले फंक्शन के ऊपर ले जाएंगे। ये जो टकमैन लैडर एक उसने बताई कि जब टीम्स प्रोग्रेस करती हैं थ्रू 4 डेवलपमेंटल फेजेस किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हुए, ये फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप और अ टीम बनता है। कि पहला स्टेज होती है फॉर्मिंग की, दूसरी स्टॉर्मिंग की, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग की। और अगर ये टेम्पररी टीम है, ठीक है, टेम्पररी यानी कुछ अरसे के लिए बनी है, तो 5वीं स्टेज ऐड हो जाएगी, दैट इज़ एडजर्निंग। फॉर्मिंग वो स्टेज है जिसमें सारे लोग क्या करते हैं जी, इकट्ठे होते हैं। ये देखें जी, ये मैंने टीम बना दी। स्टॉर्मिंग वो स्टेज है जहाँ पे एक दूसरे का पता लगता है और कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं। फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स की रिजोल्यूशन शुरू हो जाती है नॉर्मिंग की स्टेज पे। परफॉर्मिंग वो बेस्ट स्टेज है जिसमें सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के एक गोल ओरिएंटेड एफर्ट की सूरत में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं और मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर चले जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। वंस दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड। और उन प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ साथ ही वो लोग क्या हैं जी, दे गेट सेपरेटेड, दैट इज़ एडजर्निंग, जहाँ पे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सो अभी के लेक्चर में हमने जो बात की वो किससे रिलेट कर रही थी जी, हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस थे जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को करने पड़ते हैं, या हमने कहा था कि वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिमांड्स ऑन अ प्रोजेक्ट मैनेजर। उसमें हमने 2 चीज़ों के ऊपर बात की, एक्वायरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज और एक्वायरिंग एंड मोटिवेटिंग पर्सनल्स। एक्वायरिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज के हवाले से हमने इस स्लाइड को देखा। देन एक्वायरिंग एंड मोटिवेटिंग पर्सनल्स के हवाले से हमने कुछ इन फैक्टर्स को देखा और फिर उसकी टीम के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और टीम की फॉर्मेशन के टकमैन लैडर प्रोसेस को भी हमने ऑब्जर्व किया। सो बाकी जो हमारे पास अदर फंक्शंस रह जाते हैं उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।